हेलो एवरीबॉडी। आज हम सब बहुत ही एक महत्वपूर्ण पोयम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम एन इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो इलेजी का मतलब होता है शोक गीत और चर्चयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान यानी सेमेट्री। इस पोयम को कंपोज किया है थॉमस ग्रे ने। तो थॉमस ग्रे की लिखित यह कविता है, पोयम है। तो जो पोएट हैं वह गरीब लोगों, जो हैमलेट गांव से संबंधित गरीब लोग हैं, उन लोगों की दयनीय स्थिति पर उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो इसका कंडीशन ये है कि संध्या का समय है और संध्या के समय में जो पोएट हैं वह एक कब्रिस्तान में खड़े हैं और वह कब्रिस्तान गरीब लोगों की है। कवि के सामने और अगल बगल बहुत सारी कब्रें हैं जो बहुत ही साधारण तौर तरीके से उस कब्र को बनाया गया है। किसी प्रकार का उसमें डेकोरेशन नहीं है, न तो टाइल्स लगे हैं न तो मार्बल्स लगे हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है उनकी आंखों के सामने। और ये जो निर्धन लोग हैं, संभवतः ये लोग अपनी युवावस्था में अभाव के कारण और गरीबी के कारण शायद अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाए थे, ये लोग अपनी प्रतिभा को दर्शा नहीं पाए थे। तो ऐसे ही लोगों की जो समस्याएं हैं, किस प्रकार उन लोगों ने अपने जीवन को व्यतीत किया, उनके प्रति अपनी संवेदना को प्रकट करते हुए पोएट ने इस पोयम को लिखा है। तो आइए इस पोयम को हम लोग पढ़ते हैं। तो पोयम है द कर्फ्यू टॉस द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लिव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। तो पोएट कह रहे हैं कि द कर्फ्यू, कर्फ्यू मतलब होता है गिरजाघर में जो संध्या के समय घंटी बजती है, तो उस घंटी की आवाज़। तो द कर्फ्यू टॉल्स यानी संध्या के समय जब गिरजाघर में यानी चर्च में जब घंटी बजती है, तो द नेल ऑफ पार्टिंग डे, तो उस घंटी की आवाज़, पार्टिंग मतलब होता है एंडिंग यानी डाइंग, समाप्त होना, डे माने दिन, कि दिन के समाप्त होने की घोषणा करती हैं। यानी संध्या के समय जैसे ही गिरजाघर की घंटी बजती है तो वह यह दर्शाती है कि अब दिन समाप्त हो रहा है। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, और खेतों में चरने वाले जितने भी मवेशी हैं, गाय भैंस बकरियां जो भी हैं, वह कह रहा है कि हर्ड यानी उनकी जो झुंड है, मवेशियों का जो झुंड है, विंड चलना प्रारंभ कर देती है, स्लोली धीरे धीरे, ओवर द ली घास के मैदान से, यानी घास के मैदान से या घास के ऊपर से वो सब अपने घर की ओर लौटना शुरू कर देती हैं जैसे ही गिरजाघर की संध्या के समय घंटी बजती है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, द प्लाउमैन मतलब होता है किसान, और होमवर्ड घर की ओर, प्लॉट मतलब प्रस्थान करता है, हिज वेरी वे यानी थके हालत रूप में। तो प्लॉट मतलब चलना यानी प्रस्थान करना। तो गिरजाघर की घंटी बजते ही किसान भी अपने घर की ओर रवाना हो जाता है, क्योंकि थके हालत में, कि सुबह से शाम तक वह कार्य करते करते वह थक चुका होता है, इसीलिए थके हारे स्थिति में वह भी अपने घर की ओर प्रस्थान कर देता है। एंड लिव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और लेखक कह रहे हैं कि लिव्स द वर्ल्ड, इस संसार को वे सभी छोड़ जाते हैं, टू डार्कनेस एंड टू मी यानी संसार को अंधकार में, और मुझे भी यानी मुझे और अंधकार को इस संसार में अकेले छोड़ करके चले जाते हैं। इसका मतलब उस कब्रिस्तान में लेखक पाते हैं कि जैसे ही गिरजाघर की घंटी संध्या के समय बजती है तो सभी लोग, किसान हो चाहे मवेशी हो, वे सभी अपने घर की ओर चले जाते हैं, और केवल अंधकार और जो पोएट हैं, कवि हैं, वह उस कब्रिस्तान में केवल अकेले रह जाते हैं। उनके अतिरिक्त वहाँ और भी उनके साथ कोई नहीं है। There are beneath those rugged elms that you trees shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, कि बीनीथ मतलब नीचे, रग्ड मतलब पुराना और बिल्कुल जो दिखने में भद्दा दिखाई देता है उसको कहते हैं रग्ड। एल्म यानी एल्म का वृक्ष, यू मतलब सदाबहार, और शेड माने छाया। तो पोएट का कहना है कि जितने भी निर्धन ग्रामीणों की जो कब्रें हैं उन एल्म और सदाबहार वृक्षों के छाए में है, नीचे हैं, और उनके ऊपर वेयर हिप्स द टर्फ यानी उनके ऊपर सूखी घासें उग चुकी हैं,
और दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कब्रें कब्र नहीं है बल्कि मिट्टियों का ढेर है। मतलब उनका कहना है कि जो ग्रामीण लोगों की कब्रें हैं वह इतनी साधारण है कि उनको देखने में कब्र कोई नहीं कह सकता है, और उनके ऊपर जो घासें उगी हैं इस समय सूख चुकी हैं, तो इसलिए करें सूखी घासें उनके ऊपर उगी हुई हैं और दूर से देखने में केवल मिट्टियों का अंबार दिखाई देता है, ढेर दिखाई देता है, वे किसी की कब्र नहीं दिखाई देती हैं। आगे दे रहे हैं कि इच इन हिज नैरो शेल फॉर एवर लेट द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, यानी हेमलेट गांव के जितने भी अशिक्षित, अशिष्ट और जो निरक्षर पूर्वज लोग थे, इच इन हिज नैरो शेल, इच प्रत्येक, हिज नैरो माने सकरी, सेल मतलब कोठरी मतलब कब्रें, फॉर एवर लेट, ये हेमलेट गांव के जितने भी अशिक्षित और अशिष्ट लोग थे, जो निरक्षर थे, वे अपने अपने कब्रों में हमेशा के लिए लेट चुके हैं, और उन्हीं कब्रों के बीच में मध्य में इस समय पोएट खड़ा है और उन सभी कब्रों की स्थिति को देख रहा है और उस पर काफ़ी वह अपनी संवेदना को प्रकट कर रहा है उनकी स्थिति को देख करके। तो अगला स्टेंजा है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw built shade, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed। कि पोएट कह रहे हैं कि द ब्रीजी कॉल यानी सुबह के समय, यानी इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, कि सुबह के समय जो शीतल और सुगंधित हवा चलती है, उस हवा के चलने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है, तो उस सुबह के समय चलने वाली उस हवा, शीतल और सुगंधित हवा की जो आवाज़ है, वह आवाज़ द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, और घास के तिनकों से बना हुआ जो घोंसला है और उस घोंसले में जो उपस्थित अबाबिल, यानी स्वालो मतलब अबाबिल जो पक्षी होता है, ट्विटर माने चहचहाना, कि घोंसले के मध्य में बैठा हुआ अबाबिल पक्षी की जो चहचहाट है, उस चहचहाट की जो आवाज़ है द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, और मुर्गे का जो सुबह तेज बाग देने की आवाज़ है, उस मुर्गे की आवाज़, आर द एकोइंग हार्न, या शिकारियों के जो तुरही बजाने की जो आवाज़ है वह भी आवाज़, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, नो मोर करे अब कभी नहीं, सेल राउज जगाएंगे, देम उनको, यानी जो हेमलेट गांव के जो पूर्वज लोग अपने कब्रों में लेटे हुए हैं उनको कभी नहीं जगाएंगे, फ्रॉम देयर लोली बेड, लोली मतलब वही बेड, कब्रों से, कि सुबह के समय चलने वाली शीतल और सुगंधित जो हवा है, उस हवा की आवाज़ भी उन मरे हुए लोगों को उनके कब्रों से नहीं जगा सकती है। द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, और घोंसलों के मध्य में बैठ कर के जो अबाबिल पक्षी चहचहाता है, तो उसके चहचहाट की आवाज़ सुनकर भी वे लोग अपने कब्रों से नहीं उठेंगे, वे लोग जीवित नहीं होंगे। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, और जो सुबह के समय मुर्गा तेज तेज बाग देता है, सुबह होने की घोषणा करता है, तो उस मुर्गे की आवाज़ को सुन करके भी वो लोग वापस नहीं आएंगे, यानी अपने कब्रों से नहीं जगेंगे। आर द एकोइंग हार्न, एकोइंग हार्न का मतलब होता है जब शिकारी अपने शिकार पर जाते हैं तो बिगुल बजाते हैं ताकि सारे शिकारी इकट्ठा हो जाएं, तो उन शिकारियों की बजाने वाली जो बिगुल की आवाज़ है, वह आवाज़ भी उन्हें करे कि नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, कि उनके कब्रों से अब उन्हें और अधिक कभी भी अब उठा नहीं सकता, यानी वे हमेशा के लिए मर चुके हैं और वह अब कभी भी उठ कर के अपनी कब्रों से बाहर नहीं आएंगे। तो अगले स्टेंजा हम कह रहे हैं कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टाइल, देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रेंडर हियर विद अ disdainful smile, the short and simple annals of the poor। कि लेट नॉट एम्बिशन, कि जितने भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, एम्बिशन मन महत्वाकांक्षी व्यक्ति, महक मतलब उपहास करना, यूजफुल टाइल मतलब जो उपयोगी श्रम है, तो पोएट का कहना है कि जितने भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, उन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन निर्धन व्यक्तियों के द्वारा किए गए जो उपयोगी श्रम है, कार्य है, उस कार्य पर किसी प्रकार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
फिर है देयर होमली जॉय, यानी उनके जीवन में जो आनंद की वस्तुएं थीं उन आनंद की वस्तुओं पर, यानी जो बिल्कुल होमली मतलब साधारण, घरेलू, कि बिल्कुल जो साधारण उनके आनंद का साधन रहा होगा उनके आनंद के साधन पर भी किसी तरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑफ सिक्योर, और उनके जो बिल्कुल अंधकारपूर्ण भाग्य था उस अंधकारपूर्ण भाग्य पर भी उन्हें किसी प्रकार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नारग्रेंडर करें कि नारग्रेंडर मतलब जो साहसी व्यक्ति हैं और जो धनी व्यक्ति हैं, यानी जो बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं और जो धनी व्यक्ति हैं, ताकतवर और धनी व्यक्तियों को नार मतलब नहीं, हियर मैंने सुनना चाहिए विद अ डिस्डेंसफुल स्माइल, यानी घृणा भरी मुस्कान से, कि घृणा भरी मुस्कान के साथ नहीं सुनना चाहिए उन धनी और बलवान व्यक्तियों को। अब क्या नहीं सुनना चाहिए? द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, यानी उन गरीब व्यक्तियों की जो बहुत लघु और बहुत साधारण उनके जीवन का इतिहास रहा है, उनके जीवन के इतिहास को घृणा भरी मुस्कान से उन धनी और जो बलवान व्यक्ति हैं, चाहे बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हैं, उन लोगों को उनके या गरीब लोगों के जीवन शैली पर, उनके जीवन से संबंधित जो उनका साधारण सा कार्य रहा है उस पर किसी भी प्रकार का उन्हें उपहास नहीं करना चाहिए। तो अगला स्टेंजा है कि द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्राई द पंप ऑफ पावर, द बोस्ट यानी शेखी मारना, हेरल्ड्राई मतलब जो धनी व्यक्ति हैं, यानी उच्च कुल में जन्म लेने वाले लोग जो शेखी मारते हैं। द पंप ऑफ पावर, कोई ताकतवर व्यक्ति है तो अपने ताकत का अभिमान करता है, उसका शेखी बघारता है। एंड ऑल दैट ब्यूटी, तमाम जो बहुत सुंदर लोग हैं अपने सुंदरता की बखान करते हैं। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, जो बहुत धनी लोग हैं, जो भी उनके पास संपत्ति है, धन है, उन सभी चीज़ों की वे लोग बखान करते हैं। लेकिन पोएट का कहना है अवेट्स, प्रतीक्षा करती है, लाइक द इनविटेबल आवर, यानी यह सभी लोगों की जो मृत्यु है हमेशा प्रतीक्षा करती है। मतलब कहना है कि ये सभी लोग धनी हों, गरीब हों, अमीर हों, बुरे हों, अच्छे हों, सभी लोग एक न एक दिन मर जाते हैं, सबकी मृत्यु एक न एक दिन प्रतीक्षा करती रहती है। और इसलिए कह रहे हैं कि द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, यानी जितना भी आप वैभव का रास्ता चुन लीजिए, जितना भी यश कमाइए, लेकिन सभी जो रास्ते हैं कब्र की ओर ही जाते हैं। यानी पथ ऑफ ग्लोरी यानी यश भरा जो भी मार्ग है, लीड जाता तो है बट टू द ग्रेव, लेकिन कब्र की ओर यानी मृत्यु की ओर। यानी सभी लोगों को एक न एक दिन उनको मरना ही है, कोई भी व्यक्ति यहाँ अमर होने नहीं आया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी व्यक्ति की न तो उपेक्षा करनी चाहिए, न तो किसी वस्तु पर अभिमान करना चाहिए। यह किसी भी प्रकार का अभिमान करने वाला चीज़ नहीं है। एक न एक दिन सबको यहाँ से चले जाना है, इसलिए किसी भी चीज़ पर हमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार